नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को स्वागत है कहानी के सफ़र में। नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि चल रहा है। आज दुर्गा पूजा की पंचमी है और सभी को नवरात्रि की, पंचमी की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैरों में बहुत गहरी चोट आने के कारण इन दिनों थोड़ा वीडियो आने में देर हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। पूजा में बहुत बहुत एंजॉय कीजिए और कहानी के सफ़र दिन में एक बार थोड़ी टाइम निकाल कर मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानी ढूंढ के लाती हूँ। हो सकता है वो कहानी आपको पढ़ने की वक्त ना मिलता हो या आप पढ़ना चाहते हैं, आप वक्त ढूंढ नहीं पा रहे, तो मैं हूँ आपके लिए कहानी ढूंढ के लाने के लिए। और बहुत जल्द बहुत सारी कहानी आने वाला है। सदत हुसैन मंटो नहीं, अभी नहीं बोलूँगी। चलिए, आज की जो कहानी है, आज की कहानी के सफ़र की जो कहानी है वो है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत अच्छी कहानी इसलिए बोल रही हूँ। देखिए, जो लेखक होते हैं वो बहुत साल पहले ये देख लेते हैं कि 100 साल, 200 साल या बहुत दिन बाद ऐसा दिन भी आ सकता है। मुंशी प्रेमचंद ये कहानी बहुत पहले लिखे थे, लेकिन ये कहानी की जो घटनाएं हैं, इस कहानी में जो विवरण है, जो एक पारिवारिक दृश्य दिखावा जा रहा है, वो बहुत ही निष्ठुर है, बहुत कठोर है। अपनी भाई से नहीं मिलता, अपनी भाई से हिंसा करता। तो सच में अभी बहुत सारी जगह नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह अभी ये हम लोग देख पाते हैं कि सच में ऐसे कुछ घटना भी होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, ये तो मैं अभी नहीं बोलूँगी आप लोगों को ये कहानी के सफ़र मेरे साथ करना होगा। तो चलिए, आज की कहानी के सफ़र, आज की कहानी है शंखनाद, मुंशी प्रेमचंद की लिखा हुआ कहानी शंखनाद। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी के सफ़र। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर ना बैठने देते। मुखिया साहब को ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वो सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत ना पड़ती। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते। यदि किसी अफसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता, तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश ये है कि चौधरी से उनके दोस्त, दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के वितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकियों के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जे की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले वितान के हाथों में थे। वो कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह करने में वो पूरा उस्ताद था। निचले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमती हो, वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वो बड़ा रसिक, साथ ही में उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कानों के पर्दे
फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन, बड़ा रंगीला जवान था। खजरी बजा बजा कर जब वो मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धाबा मारता, पर घरवाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसकी इन वर्षणों से तनिक भी सहानुभूति ना रखते थे। और भाइयों ने तो उसे उसर खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजी अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाए जाती थी, पर आलस्य वो राज रोग है जिसका रोग कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई विरल ही दिन जाता होगा कि बांख गुमान को भावजों के कटुवाक्य ना सुनने पड़ते हों। ये विशल सर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु ये घाव रात भर से अधिक ना रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही ये पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती थी। बूढ़े चौधरी पेंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अखरता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्ते की बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसा मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? भाई बात भी ना पूछेंगे। भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जीना लगे, कांस्टेबली में भर्ती करा दो। बाका गुमनाम खड़ा खड़ा ये सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर पर थोपे जाते। उफले पत्ती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और 30 पर भी जेठानियों सीधे मुंह बात ना करती, वाक्यवानों से छेदा करती। एक बार जब वो पति से कई दिन रूठी रही तो वाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले ना समाए, कई सौ रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे। तंजेब का चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गड़े मित्र जमे हुए हैं। चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही है। चल झपटरी, जमुना तटरी, खड़े नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ ना बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चीतरों के लिए तरसे, गड़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा? किंतु बाके गुमान के तेवर जरा भी मैल ना हुए। वही मुंह लिए वो फिर घर आया और फिर वही पुराने चाल चलने लगा।
कानूनदा विताने उनके ये ठाट बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सूख का कुर्ता भी ना मिले। ये अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी ना मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में ये जलन सही ना गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा वितान की पत्नी गुमनाम के सारे कपड़े उठा लाए और उन पर मिट्टी के तेल उड़ेल कर आग जला दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने ये दृश्य देखा और सिर पीट लिया। ये देशाग्नि है, घड़ को जलाकर तब बुझेगी। ये ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, किंतु हृदय की आग जो की तो दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गुड़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। वितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेट रहो, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। वितान का नीति कुशलता अपनी चतुर सहगमिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वो अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोले उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारे कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीड़ बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन की कौड़ खिलाओ और चांदी की हिंडोले में झुलाओ। हम में ना इतना बूता है ना इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वो हमको मिलना चाहिए। बाट बखरा कर दीजिए, भला से चार आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज डोबे। नीति वितान पर इस प्रबल वक्तृता का जो असर हुआ वो उनके विकासित और पुमोदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस ना था कि इस प्रस्ताव का इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिक महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकुला या गैर मनकुला अब के हिन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद है। जमींदार को साकितुल मिल्कियत करने का कोई इस्तखाक नहीं है। अब मन बुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बेलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गुर विषय पर कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण करके ये कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढाकने को वस्त्र तक ना मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसे अंधेरे नागरी में अब हमारा निर्वाह ना होगा। शांत चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी ये मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, शाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी ना थी।
बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जनमुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वो ही मेरा मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मजूरी हुई ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वो पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर खोली में दूं? मैं तो किसी से काम करने के लिए नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आज से आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वो पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुलड़ और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल ना था जिसे बीमारियों का घर ना समझते हो। लेकिन गुरदीन की खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौक पड़ते थे। गुरदीन उस था। गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचेला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम ना था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोंचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहां बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहां गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसे ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों को दोनों बच्चे के हाथ में रख देते थे और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की कोई चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी नौछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसे ठनगन करता हूँ। गुरदीन का ये व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों की प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे 9 नगद सही तेरा उधार नहीं बाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कोई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपना घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा।
गुरदीन अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों को और स्त्रियों का ठठ लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, देश और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा वितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी अपनी दोनों लड़के के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले में मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाए ना हो तो वो बाके गुमान का लड़का धान था। ये कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस कर और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा ये कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता था और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वो अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ईंट ईंट कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति की निकटुपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरे के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी। बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितना मिठाई खाओगे। ये कहते कहते उसकी आंखें भर गई। ये मनहूस मंगल आज फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। हाय अपना प्यारा बच्चा धेल की मिठाई को लिए तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वो अब बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ वर्ष ना चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे की इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय की रहस्य कभी कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़कर बोली, अब ये तेरे ही मुंह मिठाई खाने का है ना, अपने दिन को नहीं रोता मिठाई खाने चला। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ ये कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वो इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुप गए। शायद उसका अभिप्राय ही यही था। दुनिया रुई को ढूंढने के लिए ताक पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वो कैसे ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहे दो।
परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो। खत्म हुआ आज की कहानी के सफ़र। ये कहानी का सफ़र अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और खोज को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा गलती कर रही हूँ, अगर आप ये सोच कर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि गलती जो कर रही हूँ वो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो होमवर्क सही से करके फिर से आऊँगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इस कहानी को आप अपनों से मिलकर सुनेंगे, लेकिन आपके अपने आपसे थोड़े दूर में है, मतलब किसी और देश में है या किसी और राज्य में है, तो आप इस लिंक को भेज दीजिए। एक साथ नहीं तो क्या हुआ, एक वक्त तो आप सुन ही सकते हैं ना इस कहानी को। आ जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। नमस्कार।